भारतीय पूंजी बाजार, आप जानते हैं ना, मुंबई को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी कहा जाता है। हमारा जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल, शियल कैपिटल कहा जाता है मुंबई को। और मुंबई में आपने एक दलाल स्ट्रीट का नाम सुना होगा। यहाँ पर भारतीय पूंजी बाजार का प्रधान कार्यालय है। आप ये समझिए कि मतलब भारतीय पूंजी बाजार जो है वो वहां पर बहुत फैला हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो भारतीय पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है। भारतीय पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र कौन है? दलाल स्ट्रीट। तो आप कहिएगा कि दलाल स्ट्रीट कहाँ है? दो क्वेश्चन यहाँ से कि दलाल स्ट्रीट है कहाँ? तो दलाल स्ट्रीट जो है वो मुंबई में है। और ये क्या है? तो भारतीय पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग आते हैं बच्चों, हमारा जो है राज्य स्तरीय वित्त संस्थाएं। हमने राष्ट्र स्तरीय वित्त संस्थाओं के बारे में डिटेल से देखा। अब राज्य स्तरीय वित्त संस्थाएं देखिए। तो राज्य स्तरीय वित्त संस्थाएं को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक गैर संस्थागत और दूसरा संस्थागत। इधर करते हैं, गैर संस्थागत और दूसरा संस्थागत। अब देखिए, गैर संस्थागत में वही आएगा जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसमें भी वही आएगा, ये नहीं कि ये गैर संस्थागत है तो इसमें कोई दूसरा आएगा। इसीलिए आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि वहां भी असंगठित क्षेत्र में भी बताएं और यहाँ पर भी वही चीज बता रहे हैं। तो दोनों में दोनों चीज क्या है? सेम है, क्योंकि राज्य स्तरीय वित्त संस्थाएं में भी एक ऐसी है जहां से लोग उधार लेते हैं। ठीक है, तो गैर संस्थागत में क्या आ जाएगा? तो इसमें आप देखिए, गैर संस्थागत में आ जाएगा वही साहूकार, या फिर आप इसको एक और हो गया, इसको एक और नाम से जान सकते हैं, अनौपचारिक। समझ में आ रहा है ना? ये अनौपचारिक भी अगर दे दिया जाए तो इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सारा जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये गैर संस्थागत में आएगा, रिश्तेदार। ठीक है, लेकिन यहां पर संस्थागत जो है, अच्छा एक यहां पर इसका नाम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल। ये चूंकि बुक में आपका दिया है इसलिए भी आपका ध्यान रखना होगा, इंग्लिश भी नाम इसका आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इंस्टीट्यूशनल में क्या आ जाएगा? सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक। पहले इसका नाम भूमि बंधक बैंक था, लेकिन बाद में इसका नाम भूमि विकास बैंक हुआ। हम इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। भूमि विकास बैंक, इसमें और क्या हो जाएगा? नाबार्ड, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है बच्चों, नाबार्ड के बारे में। उसके बाद जो है व्यावसायिक बैंक दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे किस में आ जाएंगे बच्चों? इंस्टीट्यूशनल आ जाएंगे, संस्थागत हो जाएंगे। यानी कि ये भी क्या करते हैं? ये वित्तीय संस्थाएं हैं जो राज्य में क्या करती हैं? राज्य स्तरीय हैं और जो वित्त प्रदान, ऋण या साख प्रदान करने का काम करती हैं। इसके बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी चर्चा हो गया है। तो अब हम लोग आते हैं किसके बारे में देखेंगे। अच्छा, इसमें एक और है प्राथमिक, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर में लिख देते हैं यहां पर, प्राथमिक सहकारी समिति, समितियां ये भी हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले आइए कि इसमें एक दो चीज आपको यहां पर जानना है कि हमने जो संस्थागत लिखा बच्चों, तो संस्थागत जो संस्थाएं हैं और एक दूसरा गैर संस्थागत, तो अभी भी देखा जाता है कि दोनों का लगभग लोन जो लेने का, लोगों का जो लोन लेते हैं ना, लगभग आप गैर संस्थागत जो था, यानी साहूकार से, बनिया से या सेठ से, जमींदार से जो लोन लेते हैं लोग ना, वो लगभग, आपका डेटा पुराना है फिर भी आज के संदर्भ में भी वो उतना ही है। लगभग 48% जो लोग हैं बच्चों, वो गैर संस्थागत लोन लेते हैं। यानी वो उन लोगों से लोन लेते हैं जैसे साहूकार वगैरह से, तो लगभग 48%। और 52% लोग अभी भी लोन लेते हैं संस्थागत तरीकों से, यानी कि जैसे सरकार की ये समितियां जो होती हैं, सहकारी बैंक हो गया या प्राथमिक सहकारी बैंक हो गया या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, भूमि विकास बैंक हो गया, इनसे वो लोग लोन लेते हैं। ठीक है, तो इस डेटा को भी जरा ध्यान से रखिएगा। देखिए सहकारी बैंक के बारे में अब हम आइए एक एक करके इनका कार्य के देखेंगे और ये क्या
और कितने दिनों के लिए लोन देती हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। सहकारी बैंक का मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स इंग्लिश में, ठीक है। ये राज्य में, हमारे बिहार राज्य में, और खास करके हम बिहार राज्य के संदर्भ में पढ़ेंगे। जो भी राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं हैं वो बिहार के संदर्भ में हमें पढ़ना है। तो एक सहकारी बैंक ये त्रिस्तरीय रूप से काम करती हैं। त्रिस्तरीय यानी गांव के लेवल में ये अलग, समझ में आ रहा है ना, गांव, जिला और राज्य के लिए अलग। गांवों में प्राथमिक सहकारी साख समितियां हैं, सहकारी साख समितियां, ठीक है। जिला में केंद्रीय समितियां बैंक हैं, जिला स्तर पर। तो देख रहे हैं ना, ये त्रिस्तरीय है ना। तो जिला में, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, और राज्य स्तर पर हम देखते हैं, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। ये क्या करते हैं, ये जो सहकारी बैंक होते हैं बच्चों, ये लोगों को लोन प्रदान करते हैं। एक तो ये आपको ध्यान से याद रखना कि त्रिस्तरीय है। और ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि सहकारी बैंक जो प्राथमिक स्तर पर होते हैं, गांव में होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, या फिर जिला स्तर की जो होती हैं उन बैंकों को क्या कहा जाता है, या राज्य स्तर पर होती हैं उनको क्या कहा जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, ये किसानों को, कारीगरों को लोन देती हैं, और ये तीनों तरीके के लोन देती हैं। तीन तरीकों का कहने का मतलब है कि ये अल्पकाल के लिए भी लोन देती हैं, अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल के लिए। और खास करके किसान, जो गरीब लोग होते हैं ना, छोटे छोटे लोग हैं, किसान हो गए, मजदूर हो गए, उनको उनकी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए ये लोन देती है। तो पहला हमने देखा किसके बारे में, सहकारी बैंक के बारे में, ठीक है। अब आते हैं प्राथमिक सहकारी समितियां। इसमें भी आपको दो चार पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन, देखिए। प्राथमिक सहकारी बैंक, ठीक है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक नहीं, समितियां है तो सोसाइटी, ठीक है। प्राथमिक सहकारी समितियां, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो लोन प्रदान करती है ना, ये अल्पकाल के लिए लोन प्रदान करती हैं, के लिए साख एवं ऋण प्रदान करती हैं, पहली बात। और जब हम अल्पकाल कह दिए तो इसका मतलब कि 1 वर्ष या कभी कभी 3 वर्ष के लिए भी ये लोन, यानी विशेष परिस्थिति में ये एक वर्ष तो इनका, चूंकि अल्पकाल है तो 1 वर्ष तो है, लेकिन कभी कभी ये 3 वर्षों के लिए भी क्या करती हैं, लोन प्रदान करती हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, तो किसी क्षेत्र के कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक सहकारी साख समिति की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये लोग प्राथमिक साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक साख समितियों की स्थापना करते हैं। इसे पैक्स भी बोला जाता है, आप ध्यान रखिएगा। और इसका इंग्लिश में नाम इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बच्चों, अब इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है ना, लोन प्रदान करना। छोटे छोटे जो गांव के लोग होते हैं, जो छोटे छोटे जो किसान होते हैं, जो उन्हें खेती करने के लिए, अपने बीज खरीदने के लिए, खाद्य खरीदने के लिए, सिंचाई करने के लिए उन्हें क्या होती है कि लोन की जरूरत पड़ती है, और उस लोन को ये प्राथमिक कृषि साख समितियां प्रदान करती हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है प्राथमिक कृषि साख समितियां। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आते हैं भूमि विकास बैंक, ठीक है। ये भूमि विकास बैंक, एक्चुअली में इसका नाम था भूमि बंधक बैंक, लेकिन इसका नाम बदलकर, इसलिए कि जैसे कोई किसान है गांव में ना, कि वो कर्ज जाल में फंस गए हैं, समझ में आया, और कर्ज जाल में फंसते जा रहे हैं। जैसे वो साहूकार या बनिया से उधार ले लेते हैं तो उनका ऋण बढ़ते जाता है, जिससे वो कर्ज जाल में फंसते जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सरकार वैसे लोगों को छुड़ाने के लिए क्या की है कि भूमि बंधक बैंक की स्थापना की। लेकिन भूमि बंधक बैंक का नाम से थोड़ा लोगों को परेशानियां थी, कि मतलब कि ये थोड़ा निगेटिव नाम है, इसीलिए इसका नाम सरकार ने क्या किया कि बंद कर, मतलब
जो बंधक था उसको खत्म कर दिया, भूमि विकास बैंक कर दिया, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है कि लोग अपने जमीन, एक किसान जो है, छोटे सीमांत किसान जो होते हैं, वो दीर्घ काल के लिए लोन ले सकते हैं। किससे? भूमि विकास बैंक से। ठीक है। और या तो एक तो अपने जमीन को छुड़ाने के भी लिए भी, या फिर मान लीजिए कि आपको ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, या फिर आपको मान लीजिए कि हैंडपंप खरीदना है वगैरह खरीदना है, तो इसके लिए आप 15 से 20 सालों के लोन पर, लोन थोड़ा कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो किसान क्या कर सकते हैं, आसानी से वहां से ले सकते हैं। उसके बाद आइए जो हमारा है व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक क्या होते हैं बच्चों? ये हमें ऋण देते भी हैं और हमसे जमा राशि स्वीकार भी करते हैं। इनका भी अनेक प्रकार होता है, इनका अलग अलग काम होता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। हालांकि ये जब इनका जो सार्वजनिक जो मतलब पूरे समाज का नियंत्रण इन बैंकों पर तब हुआ जब इंदिरा गांधी ने 1969 में क्या किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है। और उन्होंने उस समय 14 बैंकों का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया था। समझ में आ रहा है? जिसके कारण क्या हुआ कि राष्ट्रीयकरण किया, अब इन बैंकों का विकास हुआ, ये अलग अलग जगहों पर अपने ब्रांचेज खोलने लगे और लोगों को लोन या उनसे पैसा स्वीकार करने लगे। उसके बाद आइए नाबार्ड। नाबार्ड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों नाबार्ड का? तो इंग्लिश में इसका एकदम आपको नाम याद होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है नाबार्ड को? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक और ग्रामीण विकास बैंक। समझ में आया बच्चों? इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। समझ में आ रहा है ना? स्थापना, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या करती है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ये खुद बैंक लोन नहीं देती है। जैसे आप सोच रहे हो कि आप जाके नाबार्ड से बैंक दे दोगे, नहीं, ये जो होती है ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को क्या देती है? सहकारी बैंक को लिए लोन प्रदान करती हैं और वो फिर किसानों को लोन देती हैं। और ये किसके लिए? खेती के लिए, सिंचाई की व्यवस्था को विस्तार करने के लिए, या फिर सीड्स को खरीदने के लिए, जो बीज होते हैं उनको खरीदने के लिए ये क्या करती हैं? लोन देती हैं। समझ में आ रहा है ना? और उनसे उनका विकास करती हैं। ये खुद जाकर मतलब खुद किसान इन बैंकों से लोन नहीं लेता है। इसलिए राष्ट्रीय बैंक जो नाबार्ड है कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मतलब सबसे बड़ी बैंक है, सबसे ऊपर की बैंक है। समझ में आ रहा है ना? कृषि क्षेत्र के लिए। वैसे हमने बैंकों का बैंक किसको कहा? आरबीआई को कहा। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए क्षेत्रीय बैंक। ठीक है। तो क्षेत्रीय बैंक में क्या देखना है बच्चों कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में किया गया था। स्थापना 2-3 लाइन आपको याद रखना है प्रत्येक के बारे में। 1975 में किया गया। ये छोटे किसान, सीमांत एवं छोटे किसानों को लोन देती है, ऋण देती है। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा कि ये सीमांत किसान क्या होते हैं या छोटे किसान होते हैं। तो बच्चों किसानों का भी प्रकार है। किसान जो होते हैं ना 3 तरीके के हो गए। एक हो गए सीमांत किसान, एक हो गए लघु या छोटे लघु किसान, और एक वृहद किसान। सीमांत किसान जो होते हैं ये इनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होता है। समझ में आ रहा है? लघु किसान के पास 1 से हेक्टेयर के बीच जमीन होता है और बृहद किसान के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा, इसके 1 से 2 के बीच में। और ये तो इनको लोन देती है। और इनमें जो छोटे किसान होते हैं कृषि के लिए इनको लोन देती हैं। खास करके कभी कभी ये जो कमजोर वर्ग होते हैं ना इनमें, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमांत और लघु किसानों को, बल्कि इसमें कारीगर आ गए, मजदूर आ गए, उनको भी ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा लोन प्रदान किया जाता है। ठीक है।